Good evening, guys. Welcome back to my channel UPSC or Nothing, an initiative by Madista. Now we are back again with another video on current affairs through MCQ series. और आज हम इसमें न्यूज़ एनालिसिस करेंगे 29th और 30th ऑफ अगस्त के लिए, जो हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIBs एंड वेरियस सोर्सेज से उठाए हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. माई नेम इज़ आकर्ष दमेले एंड आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम UPES देहरादून. सो लेट्स बिगिन विद हाइलाइट्स ऑफ द डे. आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं रिजर्वेशन इन इंडिया के ऊपर, GST काउंसिल, उर्दू लैंग्वेज फॉलोड बाय हरिकेन्स, डेंगू, NDCTIA विच इज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, देन अ क्वेश्चन ऑन ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स, फिर एक क्वेश्चन है माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के ऊपर, साधु जन परिपालना संगम, एंड एट लास्ट अ क्वेश्चन ऑन फंक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. So let's start with our first question of the day. With reference to reservation system in India, which of the following statements is or are correct? Our statements are: Article 334 of the Constitution had originally required the reservation of elected seats to cease in 1960, but it was extended by various amendments. Second, reservation in the matter of promotions in public post is a fundamental right. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. चलिए, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, जो बोल रहा है कि आर्टिकल 334 जब कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो सिर्फ 1960 तक के लिए रिजर्वेशंस को प्रोवाइड करता था. उसके बाद से जितने भी ये एक्सटेंशन हुए हैं वो अमेंडमेंट्स के थ्रू हुए हैं. तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशंस इन पब्लिक पोस्ट इज अ फंडामेंटल राइट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला है कि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली. अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था. रिसेंटली 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट held that states can subclassify the list of SCs, STs and socially and economically backward classes to provide preferential treatment to the weakest out of the weak. ठीक है, तो इस जजमेंट ने ओवररूल किया है, पुराना जजमेंट है EV चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स को, जिसमें बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैड नो पावर टू क्रिएट सब कैटेगरीज ऑफ SCs फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन. ठीक है, फिर और इसमें बोला गया था कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ अ कास्ट एज अ SC and ST. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ ये प्रेसिडेंट के पावर है के पास पावर है कि वो किसी भी कास्ट को SC ST डिक्लेयर कर सके. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड दैट रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट रिजर्वेशंस इन द मैटर ऑफ प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और एक स्टेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू ऑफर कोटा इफ नॉट चूजेस टू. तो ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया. देन अनदर थिंग इज दैट कि आर्टिकल 334 में बताया गया था कि 1960 तक है, बट वेरियस अमेंडमेंट्स के थ्रू इसको एक्सटेंड किया गया है. तो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो है 104th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू रिजर्वेशंस को 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. तो एक तरीके से कह सकते हैं ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी काफ़ी असर है इस पर. देन अनदर थिंग, स्टेट्स हैव द कॉम्पिटेंस टू ग्रांट रिजर्वेशन बेनिफिट्स टू SCs एंड STs इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 15(4), 16(4), आर्टिकल 341 एंड 342. मतलब इन आर्टिकल्स के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये प्रोविजंस, इनके अंदर में स्टेट्स के पास पावर्स है कि वो SCs और STs के लिए वेरियस बेनिफिट्स ला सकते हैं थ्रू रिजर्वेशन. देन देयर इज दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंदिरा सोहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर का एक्सप्लेनेशन किया गया था कि सारे SC STs में कुछ ऐसी सेक्शंस भी हैं जो क्रीमी लेयर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी कई जनरेशन्स उनकी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा चुके हैं, एंड उनको हमेशा एक्सक्लूड करना चाहिए कोई भी बेनिफिट ग्रांट करने से पहले. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट GST काउंसिल? और स्टेटमेंट्स आर: इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू GST. सेकेंड, द GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी. और ऑप्शंस आर one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. GST Council is very important for the perspective of prelims examination. और इस पे बहुत कन्फ्यूजन होता है इसके स्टेटमेंट में. ट्रस्ट मी, आई हैव सॉल्व मैनी क्वेश्चंस एंड मुझे ये क्लियर करने में बहुत टाइम लग गया था. ठीक है, तो चलिए, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेड फॉर रिकमेंडिंग द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू GST. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी. This statement is wrong. It is not chaired by finance secretary, but it is chaired by union finance minister. ठीक है, so our correct option is
बी विच इज़ टू ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। ये हमेशा ध्यान दिया करिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अनदर थिंग, यहाँ पे आ सकता था कॉन्स्टिट्यूशन की जगह स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हमको अभी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये जीएसटी आया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड टू डिस्कस द इशू ऑफ कॉम्पनसेटिंग स्टेट्स on account of revenue loss due to implementation of GST in fallen cess collection। अब जीएसटी में एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट भी आया था 2017 में, जिसमें ये बोला गया था कि स्टेट्स वुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू इन द फर्स्ट 5 years ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन टिल 2022। मतलब अगर कोई भी जीएसटी के उसमें अगर इनको लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अगर ये एक्ट नहीं होता तो बहुत सारी स्टेट्स जीएसटी में आने के लिए नहीं बोलते और इसको अप्रूव नहीं करते। तो ये एक एक्ट पास हुआ था उस टाइम पे। देन अनदर थिंग इज़ दैट जो ये कॉम्पनसेशन होगा दैट वुड बी लिवाइड इन द हेल्प ऑफ लिवाइंग सेस ऑन सिन एंड लग्जरी गुड्स। अब सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स होते हैं जो सोसाइटी और इंडिविजुअल्स को हार्म करते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया। अब इंटरेस्टिंगली इसमें कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड भी इंक्लूडेड है। ये थोड़ा लग नहीं सकता, बट हाँ ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एक बहुत ही फालतू फैक्ट है देखा जाए तो। देन अनदर थिंग जीएसटी काउंसिल के लिए कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। फिर इट इज़ चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड अदर मेंबर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस और एनी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। फिर ये एक फेडरल बॉडी है वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू उर्दू लैंग्वेज, which of the following statements is or are correct? Our statements are: Urdu began to be developed and flourished in Delhi during the period of Mughal Empire. Second, both Urdu and Hindi belong to the new Indo-Aryan group sharing the same Indic base. Third, Urdu and Hindi taken together form the largest speech community in the world today. Our options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, and 1, 2 and 3. Take a pause, think about it. चलिए, पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल गलत है, बिकॉज उर्दू बिगैन टू डेवलप इन इंडिया इन द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, फॉलोड बाय मुगल एम्पायर, और चला था मुगल एम्पायर के टाइम पे भी डेवलप हुई थी, बट स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। फिर बोथ उर्दू एंड हिंदी बिलोंग टू द न्यू इंडो आर्यन ग्रुप शेयरिंग द सेम इंडिक बेस। दिस इज करेक्ट। थर्ड से इज दैट उर्दू और हिंदी को अगर मिला दिया जाए तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कंबाइंड उर्दू एंड हिंदी इट फॉर्म्स द थर्ड लार्जेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट बट थर्ड लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट याद रखिएगा। सो our correct option is, what is our correct option? Our correct option is B, which is 2 only. अब देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये रिसेंटली अभी कॉन्फ्रेंस हुई है 2020 में, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। अब लिटरली उर्दू का मतलब है रॉयल कैंप, एंड इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 12th to 16th century, and then during the period of Mughal Empire from 16th to 19th century. Then जो आमिर खुसरो हैं, ही वॉज द ग्रेट पेट्रन ऑफ दिस लैंग्वेज, एंड इन्हीं ने इसको डेवलप करने में काफ़ी मतलब इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ही कंपोज वेरियस riddles and various poems on Urdu language. Then another thing is that Urdu and Hindi taken together form the third largest speech community, हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर उर्दू हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन स्टेट्स लाइक कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। फिर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं, जो उर्दू स्पीकर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यूपी में है, फॉलोड बाय बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ फालतू फैक्ट। चलिए, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट हरिकेन्स? और स्टेटमेंट्स आर: hurricanes form over warm equatorial water in Pacific Ocean. Second, hurricanes can categorized on Saffir-Simpson wind scale, which rates them on a scale of 1 to 5 based on wind speed. Third, hurricanes that reach category 3 or higher are classified as major hurricanes. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, and 1, 2 and 3. Take a pause. Try to attend this question.
चलिए, पहला बोल रहा है कि हरिकेन्स, जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, फॉर्म ओवर वार्म इक्वेटोरियल वाटर इन पैसिफिक ओशन। दिस इज करेक्ट। सेकंड, हरिकेन्स आर कैटेगराइज्ड ऑन सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, इसका पूरा नाम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है और ये 1 to 5 के स्केल में इनको रेट करता है। देन हरिकेन्स दैट रीच कैटेगरी 3 और हायर आर क्लासिफाइड एज मेजर कैटेगरी, मतलब 3 के ऊपर के कैटेगरी जितने भी होते हैं हरिकेन, उनको मेजर हरिकेन्स बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, विच इज 2 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है अपना, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि ये पैसिफिक ओशन में नहीं रहता है, बहुत माइनर सा पोर्शन है इसका पैसिफिक ओशन में रहता है। दिस इज मेनली इन अटलांटिक ओशन और कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन में नहीं होता है। तो अपना पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। वार्म इक्वेटोरियल वाटर में होता है बट पैसिफिक ओशन में नहीं है ये, क्योंकि इसके अलग अलग रीजन्स के वर्ल्ड के रीजन्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए वहाँ पे हरिकेन्स नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, विच इज 2 and 3 ओनली। चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है कि हरिकेन्स कहाँ पे है। देखिए, वेस्ट इंडियन आइलैंड्स इन कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। पैसिफिक में देखिए क्या है, पैसिफिक में टाइफून्स आते हैं, पैसिफिक और चाइना सी में। फिर इंडियन ओशन रीजन में अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोला जाता है उनको। टोर्नेडोज अपने आते हैं गिनी लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए में। विली विलीज अपने आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं, पर इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फिर इसमें देखिए कि ये वार्म मॉइस्ट ओशन के ऊपर होता है, जिसके ऊपर जब ये गर्म एयर होता, हवा जब गर्म हो जाती है तो ये ऊपर उड़ जाती है एवेपोरेट होके, और फिर वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो आसपास सराउंडिंग एयर है वो वहाँ पे ट्रैवल करने लगती है, क्योंकि वो वॉइड जो क्रिएट हो जाता है उनको वहाँ भरना होता है। तो अभी मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हरिकेन्स और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। पूरा सब कुछ होगा उसमें कि क्या क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, कैसे जनरेट होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, एक आई होती है और सब कुछ, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, ये देखिए ये स्केल है आपका सफ़ीर सिम्पसन स्केल, जिसमें 1 2 3 4 5 है। और जो अभी ये हरिकेन लॉरा है जो यूएस में आया है साउथ वेस्ट लुजियाना में, इसकी स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, अराउंड 150 माइल्स के पर आवर है। और ये कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है ये, ठीक है। अगर 3 से ऊपर कोई भी जाता है तो ये सीवियर हरिकेन माना जाता है उसको, ठीक है। काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is or are correct about dengue? Our statements are: dengue is a mosquito-borne tropical disease caused by Aedes aegypti. Second, there are 3 strains of dengue virus. Third, the Aedes aegypti mosquito that spreads dengue cannot do so when they are artificially infected with bacterium Wolbachia. Our options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only. Take a pause, think about it. चलिए, पहला स्टेटमेंट अपना बोल रहा है कि इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज मेनली कॉज बाय एडिस एगिप्टी। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड, देयर आर 3 स्ट्रेन्स ऑफ डेंगू वायरस। दिस इज रॉन्ग, दे आर नॉट 3 स्ट्रेन्स, दे आर 4 स्ट्रेन्स। और इन 4 स्ट्रेन्स में भी जो सेकंड और फोर्थ नंबर के स्ट्रेन्स हैं, दे आर द मोस्ट डेडली, सबसे ज़्यादा कंटेजियस वही हैं। देन थर्ड, द एडिस एगिप्टी मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंगू, कैन नॉट स्प्रेड डेंगू if they are artificially infected with this bacteria which is Wolbachia. This is absolutely right. तो our correct option is D, which is 1 and 3 only. चलिए इसके बारे में देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। Researchers from the World Mosquito Program have used mosquito infected with Wolbachia bacteria to successfully control dengue in योग्यकर्ता सिटी ऑफ इंडोनेशिया। अब ये रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ मॉस्किटोज को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया गया, ठीक है। और ये एक नेचुरल बैक्टीरिया होता है जो 60% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज में पाया जाता है, इंक्लूडिंग सब मॉस्किटोज। लेकिन ये एडिस एगिप्टी मॉस्किटो में नहीं पाया जाता है जो डेंगू फैलाता है। और यही मॉस्किटो अपना जीका, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सारे वायरसेस भी इसी मॉस्किटो की वजह से होते हैं। तो इसमें ये नेचुरली फाउंड नहीं होता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियली इसको इन्फेक्ट किया गया है। फिर जो ये बैक्टीरिया होता है, इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। फिर डेंगू के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं कि इसके देखिए मैंने बताया आपको 4 स्ट्रेन्स होते हैं और उसमें से टाइप 2 और टाइप 4 कंसिडर्ड मोस्ट सीवियर। फिर जो डेंगू की वैक्सीन है भाई, CYD TBD और डेंग वैक्सिया was recently approved by US Food and Drug Administration in 2019 and it is the first dengue vaccine to get the regulatory nod in US. तो अभी इसकी रिसेंटली नॉड मिल गई है US ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट से। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया,
Which of the following statements is or are correct? Our statements are: it is a regional initiative that aims to promote a comprehensive approach to decarbonize transport in India, Vietnam, and China. Second, the NDC-TIA program has a duration of 5 years. Third, it is implemented by a consortium of 6 organizations. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, and 1, 2 and 3. Take a pause. चलिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक रीजनल इनिशिएटिव है, फिर इट एम टू प्रमोट decarbonize transport in India, Vietnam and China. This is absolutely right. सेकंड में आते हैं, ये बोल रहा है कि इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसका ड्यूरेशन 5 का नहीं है, इसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स का है. ठीक है. थर्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय अ कंसोर्टियम ऑफ 6 ऑर्गेनाइजेशंस. ये भी अपना गलत है. द होल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसोर्टियम ऑफ 7 ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन इंडिया के केस में जो इंडिया वाला कंपोनेंट है उसमें 6 कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कंसोर्टियम है. तो ओवरऑल 7 है, पर इंडिया के केस में 6 है. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ 1 ओनली. अब देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है. रिसेंटली नीति आयोग लॉन्च द इंडिया कंपोनेंट ऑफ द एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया. इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ द जर्मन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी. इन सब का ये जॉइंट प्रोग्राम है. देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय कंसोर्टियम ऑफ 7 ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया में ये 6 कंसोर्टियम के थ्रू हो रहा है, जिसमें नीति आयोग इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इंडिया को इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है बेसिकली इंडिया की तरफ से. फिर मैंने आपको जैसे बताया इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स के लिए है. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें थी इसके बारे में. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, which of the following statements is or are correct? Our statements are: their number stands at less than 50 as per the last study conducted in 2012. Second, it is the only particularly vulnerable tribal group in the region with Mongolite features. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का वीडियो पॉज करके. चलिए, पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि इनका नंबर है वो 50 से भी कम है. ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल गलत है. ये 50 से कम नहीं है, 50 से ज़्यादा, एक्चुअली एक ही ज़्यादा है, इट इज़ 51. तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाता है. सेकंड बोल रहा है कि इट इज़ द ओनली पीबीटीजी इन द रीजन विथ मोंगोलॉइड फीचर्स. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, विच इज़ नन ऑफ द अबव. इट इज़ नॉट विथ मोंगोलॉइड फीचर बट इट इज़ विथ नीग्रॉइड फीचर. नीग्रोज जैसे होते हैं ना, वो फीचर्स हैं इनका. चलिए इसके बारे में देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है. Recently, the report of COVID-19 cases among the Great Andamanese Tribe people is a matter of concern. मतलब इन पे धीरे धीरे COVID-19 पहुंच रहा है और वैसे भी इनके 50 से 51 लोग ही बचे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है. फिर ग्रेट अंडमानीज के बारे में देख लेते हैं कुछ चीज़ें. दे आर वन ऑफ द 5 PBTGs that reside in Andaman Archipelago. जो बाकी बचे 4 हैं वो हैं जारवाज, ओंगेज, शॉम्पिन्स एंड नॉर्थ सेंटिनलीज. इनमें से जो शॉम्पिन्स है ये मोंगोलाइट फीचर्स हैं इनके, बाकी चारों के अपने वो नीग्रॉइड फीचर्स हैं. देखिए, शॉम्पिन इज द ओनली पीवीटीजी इन द रीजन विद मोंगोलाइट फीचर्स वाइल अदर्स हैव नीग्रॉइड फीचर्स. देन ये जो ट्राइब है इट इज़ बेस्ड इन स्ट्रेट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार. देन दे स्पीक जेरू डायलेक्ट अमंग दमसेल्व्स एंड देयर नंबर स्टैट्स एट 51 एज पर द लास्ट स्टडी कैरीड आउट बाय अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति 2012 में जो कंडक्ट हुआ था. More than 5,000 Great Andamanese lived in the islands before British settlers arrived in the 19th century. मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इनकी जो काउंट था वो 5,000 से भी ज़्यादा था, और उनके आने के बाद इनको बहुत जगह से हटा दिया गया और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए इनके टेरिटरीज़ के ऊपर, जिसके सब इनकी पॉपुलेशन 50 से भी कम बची है. मतलब एक तरीके से मान लीजिए दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, which of the following statements is or are correct? Our statements are: the term minority is not defined in the Indian Constitution. Second, the National Commission for Minority Education Institution, which is NCMEI Act 2004, ये typographical mistake यहाँ पे, it is 00/2004, identifies minorities at the state level. और options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. चलिए, पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो बोल रहा है कि माइनॉरिटी जो वर्ड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है. ये स्टेटमेंट काफ़ी एक्सट्रीम है, एंड बट इन दिस केस इट इज़ करेक्ट. माइनॉरिटीज़ डिफाइंड नहीं है. इंस्टेड ऑफ दिस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ डिफाइंड है. फिर सेकंड में आते हैं कि
NCMEI Act 2004 आइडेंटिफाइज माइनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल। ये स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। इट डज नॉट आइडेंटिफाई माइनॉरिटी स्टेट लेवल बट एट नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पे ये आइडेंटिफाई नहीं करता है, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली। अब देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL हुई है, फाइल हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है, ठीक है, कि इस एक्ट में कुछ प्रोविजन है कि ये नेशनल लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे क्यों नहीं हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डिप्राइव हो रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। पहली चीज़ तो ये जो एक्ट है, इट आइडेंटिफाइज माइनॉरिटीज़ एट द नेशनल लेवल एंड नॉट एट द स्टेट लेवल। फिर इट गिव्स द माइनॉरिटी स्टेटस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़। आपको पता है कि नेशनली इंडिया में 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियंस विच इज़ पारसी एंड जैन्स। जैन्स रिसेंटली इंक्लूड हुए हैं 2014 में, मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस, यस 99% 2014 में हुए हैं, ठीक है। तो सिर्फ इन 6 लोगों को ही ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है जो इनके इंस्टीट्यूशंस को वो मिलता है। तो बेसिकली PIL में ये हुआ है कि बोला गया है कि नेशनली ना करके स्टेट लेवल में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जो कुछ स्टेट्स में मेजॉरिटी में है। जैसे आप अगर मुस्लिम्स को देख लें तो लक्षद्वीप में 96% और जम्मू एंड कश्मीर, इनफैक्ट कश्मीर में भी 90% से प्लस मुस्लिम्स हैं। देन अगर आप क्रिश्चियंस की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, यहाँ पे क्रिश्चियंस 90% से ज़्यादा हैं। तो कुछ और वहाँ पे हिंदूज़ की पॉपुलेशन कम है, तो देखा जाए तो हिंदूज़ को उस स्टेट में माइनॉरिटी होना चाहिए और वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, बट इस प्रोविज़न की वजह से उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंशन है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो स्टेट लेवल में होना चाहिए, ना कि नेशनल लेवल पे। फिर माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउएवर इट रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये कुछ चीज़ें थी। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। साधु जना परिपालना संघम विच वर्क फॉर द लो कास्ट पीपल वॉज फाउंड बाई ए महात्मा गांधी, बी BR अम्बेडकर, महात्मा अयनकली एंड डी EV रामास्वामी नायकर। चलिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज साधु जना परिपालना संघम, ये फॉर्म की थी अपनी महात्मा अयनकली ने। ये ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम केरला, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अपने प्रधानमंत्री मोदी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। देखिए यहाँ पे PM पे ट्रिब्यूट टू हिम ऑन हिज 157th बर्थ एनिवर्सरी, ये इनकी पिक्चर है। फिर इनके बारे में देखते हैं कि ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अनटचेबल्स इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावेनकोर। मेन इनका काम जो था, मेन वो कन्फाइंड था ट्रावेनकोर में। यहाँ पे इन्होंने मेन काम किया है दलित्स और लो क्लास पीपल के लिए। ही बिलोंग टू पुलायर कम्युनिटी, ये पुलायर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। देन ही फॉर्म्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन which is also called in English Association for the Protection of the Poor to work for low caste. With the help of this, he campaigned for access to schools and raised funds to set up Polayer operated schools. He was himself an illiterate, but then also that's why he laid emphasis on the literacy and education for children. और इनकी वजह से काफ़ी बच्चे, काफ़ी पुलायर कम्युनिटी के बच्चे स्कूल में जा पाए, पढ़ पाए, रोड्स में चल पाए, बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था उस टाइम पे दलित्स के लिए और लो कास्ट पीपल के लिए, ठीक है। साउथ में जो कुछ रिफॉर्मर्स थे उनमें एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे जो दलित्स के लिए काम कर रहे थे। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको बताना है इन 4 में से कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके पावर में है, उनके अंडर में है। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन। इन चारों में बताइए कौन से हैं। सोचिए, है, लगाइए, फिर देखते हैं। चलिए, पहला है पुलिस, दिस इज राइट। पब्लिक ऑर्डर, यस। ऑल इंडिया सर्विसेज, यस। एंटी करप्शन, यस। ये चारों चीज़ें इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंडर में आते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी विच इज़ 1 2 3 एंड 4। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक ऑर्डर रूल्स आए हैं, JNK रूल्स आए हैं जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर में, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है JNK, उनका नाम क्या है।
फिर अनदर थिंग इज़ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कॉन्ट्रडिक्शन होता है सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, तो इट इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ दीज फोर थिंग्स, जिसको आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इन केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पूरी पावर्स है। तो बेसिकली यही एक रूल आया है, तो अपन ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नाउ ये हैं अपने आंसर्स, ए बी बी, ये जितने भी हैं आपके। ठीक है, नाउ I hope you all like this lecture. If you really like this, please like, share and subscribe and forward it to your friends and families so that they get advantage of all these efforts which we are putting, and I hope you guys will subscribe it as well. Thank you guys.